तो स्टार्टिंग विद द न्यू चैप्टर दैट इज रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सर हमारा नया चैप्टर रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अच्छा टॉपिक है अपने आप में, ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। रेमेडीज सर क्या क्या सॉल्यूशंस है आपके पास अगर सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर देता है, ब्रीच। ब्रीच का मतलब अगर वो बोल देता है कि जहां मैंने जो तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट जो करा है, मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो मैं नहीं करके दूंगा, तो आपके पास क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है कि आप उसके साथ क्या क्या कर सकते हो अगर वो आपको क्या देता है, कॉन्ट्रैक्ट ना करने का धोखा दे देता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, मतलब ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा तो ए की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, सर बी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। सर इनमें से कोई भी अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से हटता है उसको क्या बोलते हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर आपने कॉन्ट्रैक्ट के जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस थे, ऑब्लिगेशंस थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, उसको आपने पूरा नहीं करा। तो अब मान ले बी पीछे हट गया, कहने लग गया ए मैंने तेरे से पैसे ले लिया, अब मैं तेरे को क्या नहीं करके दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके नहीं दूंगा। तो अब भाई ए के पास कौन कौन सी रेमेडीज है कि वो इसके ऊपर क्या क्या कर सकता है, कौन कौन से केसेस कर सकता है, ये कहाँ कहाँ पर जा सकता है, ठीक है, इसके अगेंस्ट अगर इसने कुछ गलत काम ऐसा करा है तो। समझ गए? तो ये है चैप्टर का नाम। तो डिस्कस द रेमेडीज अवेलेबल टू द एग्रीव्ड पार्टी। एग्रीव पार्टी वो पार्टी जिसके साथ सामने वाले ने क्या करा, ऐसा धोखा करा है, उसको काम करके नहीं दिया। तो यहाँ पे एग्रीव पार्टी कौन है, ए। ठीक है, ए ने तो अपनी ऑब्लिगेशन करी लेकिन बी अपनी ऑब्लिगेशन करने को तैयार नहीं है, तो इस केस में एग्रीव पार्टी कौन है सर, ए, ऑन द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। चलो सर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। रेमेडीज ऑन ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्रीमेंट गिविंग राइज टू एन ऑब्लिगेशन इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा एग्रीमेंट जिसके वजह से सामने वाले के ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है बेटा, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। एंड द ऑब्लिगेशन क्रिएट्स अ लीगल टाई। ऑब्लिगेशन जब भी होता है वो क्या बना देता है, एक लीगल रिलेशनशिप बना देता है बिटवीन टू और मोर पर्संस। तो व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीगल रिलेशंस बिटवीन टू और मोर पर्संस, ये हमने पढ़ा था वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। Therefore, parties to a contract are generally expected to perform their respective promises. तो आप लोगों ने जो भी promises करा है, obligations, वो आपको पूरे करके देने पड़ेंगे। However, if any of the parties breaks the contract, किसी पार्टी ने अगर contract को break करा, मतलब उसने अपनी obligation पूरी नहीं करी, by refusing to perform his obligation, वो कहता है जा कर ले, मैं नहीं कर रहा तेरा काम, then it is called breach of contract. इसको क्या मान लिया जाता है बेटा, breach of contract. In case of breach of contract, aggrieved party has one or more of the following remedies. तो भैया अगर कोई आपके साथ ऐसे कर देता है, आप क्या कर सकते हो, सबसे पहला rescission of contract। क्या कर सकते हो आप, rescission of contract। Upon a breach of contract, one party by one party, एक पार्टी ने क्या करा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अदर कैन sue in the court to get the contract rescinded। तो दूसरा बंदा उसके अगेंस्ट क्या कर देगा, केस कर देगा कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवाने का। इफ सो द अदर पार्टीज इज फ्रीड और absolved from all the obligation under the contract। ठीक है, however the court may grant rescission or refuse to grant it। कभी कभार कोर्ट क्या कर सकता है, सामने वाले को बोल सकता है कि चल ठीक है इसके कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देते, या फिर कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलती है कि भाई आप कोर्ट को कैंसिल नहीं कर सकते। भाई मान ले ए और बी ने कोई क्या करा, कॉन्ट्रैक्ट करा, अब बी ने मना कर दिया कि मैं अपनी ऑब्लिगेशंस नहीं करूंगा, हो सकता है कोई जेन्युइन चीज हो, ए ने उसको ऊपर केस कर दिया, तो ए और बी को कोर्ट में बुलाया गया, बी ने उसको बताया, जज को बताया कि जज साहब देखो ये रीजन है जिसकी वजह से मैं कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं कर पाऊंगा। तो जज या तो उसके इसको अप्रूव कर सकता है या फिर डिनाई कर सकता है कि ठीक है भाई मत कर, या फिर क्या कर सकते हैं जज, डिनाई कर सकते हैं, नहीं भाई तेरे को करके देना पड़ेगा। बट व्हेन अ पार्टी गेट्स सच अ रिसिशन, he is liable to restore any benefits that he has received under the contract। अब मान लो बी को जो है ना, ए का कुछ सामान बना के देना था, मान लो शर्ट्स बना के देनी थी, तो ए ने इसके पास जो है ना बहुत सारा कपड़ा भेजा था, रॉ मटेरियल। अब भाई तू कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा बी, तो इसका रॉ मटेरियल क्या कर दे, वापस कर दे। और अगर रॉ मटेरियल तू इसका खराब कर चुका है तो उसको तेरे को भरपाई करके देनी पड़ेगी। मान ले तूने यूज कर लिया, शर्ट्स बना दी लेकिन शर्ट के कॉलर नहीं बनाए, तो वो तू शर्ट उसको वापस भी कर देगा, ये तो एक हो तो भी वो उसकी किसी काम की नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई भी बेनिफिट अगर आपको हुआ है इस कॉन्ट्रैक्ट से, तो आपको वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बेनिफिट क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। सिमिलरली इफ द पार्टी गेटिंग रिसिशन हैज सफर्ड एनी लॉस, अगर कोई लॉस हुआ है बिकॉज ऑफ नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द प्रॉमिस बाय द अदर पार्टी, देन सच पार्टी हैव द राइट फॉर कंपनसेशन फॉर एनी डैमेजेस सफर्ड बाय हिम। तो भैया अगर ए को कोई डैमेज हुआ है बी के कॉन्ट्रैक्ट ना करने की वजह से, ठीक है, कोई लॉस हो गया, तो बी को वो लॉस भी क्या करके देना पड़ेगा, पूरी भरपाई करके देनी पड़ेगी ए को। समझ गए सर? बात करते हैं सूट फॉर डैमेजेस। सूट फॉर डैमेजेस मतलब केस कर दिया किस चीज के लिए, डैमेजेस के लिए, तो आप केस कर सकते हो डैमेज के लिए। तो डैमेजेस मींस मॉनेटरी कंपनसेशन।
भैया क्या चाहिए हमें, पैसे का कंपनसेशन, आपको पैसे देने पड़ेंगे। पेबल बाय डिफॉल्टिंग पार्टी, जिसने क्या करा है, डिफॉल्ट करा है, जो कि अपना काम करने से पीछे हट गया, किसको, टू द इंजर्ड पार्टी। ठीक है, तो बी पीछे हट गया काम करने के लिए, यहाँ पे इंजर्ड पार्टी कौन थी, ए। In the event of breach of contract, the object of awarding damages is not to punish the guilty, but to compensate the injured party. The object of awarding damages is not to punish the guilty. भैया जो गिल्टी पर्सन है उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन बट टू कंपनसेट द, मतलब जो गिल्टी था ना, बी कौन था, गिल्टी था, है ना, इसने क्या करा था, ऑब्लिगेशन से पीछे हटा था। अब इसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, इसको सिर्फ क्या करके देना पड़ेगा, जो भी ए को लॉस हुआ है वो पूरा करके देना पड़ेगा। The object of awarding damages is put the aggrieved party in the same financial situation in which he would have been had there been performance and not breach. तो हम ए को जो है ना उस पोजीशन पे लाना चाहते हैं जिस पोजीशन पे वो था कॉन्ट्रैक्ट से पहले। मान ले कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद उसने ए को कितने पैसे दिए थे, 10 लाख रुपए, और बी ने कॉन्ट्रैक्ट करने से मना कर दिया, जिससे ए को 10 लाख रुपए का क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था। अब जो बी है वो ए को कितने पैसे दे देगा, 10 लाख रुपए दे देगा। ठीक है, तो ए दोबारा से उसी पोजीशन पे आ गया ना जो कि कॉन्ट्रैक्ट से पहले थी। अमाउंट ऑफ डैमेजेस इज टू बी असेस्ड बाय द कोर्ट, कोर्ट देखेगी कितना डैमेजेस हुआ है, कीपिंग इन व्यू द प्रोविजंस। किसको देखेंगे, कौन से सेक्शंस को देख के, सेक्शन 73 74 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो ये 73 74 क्या है, तो सबसे पहले हम 73 की बात करते हैं, डीलिंग विद द प्रिंसिपल रिगार्डिंग द मेजर ऑफ डैमेजेस। मतलब 73 आपको बताता है कि आप डैमेजेस को कैसे मेजर कर सकते हो, मतलब डैमेजेस को देख के आपको कैसे पता चलेगा कि कितने पैसे का डैमेज हुआ और कितने पैसे का कंपनसेशन देना पड़ेगा। ठीक है, टू द एग्रीव्ड पार्टी। इट प्रोवाइड्स दैट व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रोकन, अगर कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा, द पार्टी हु सफर्स बाय सच अ ब्रीच इज एंटाइटल्ड टू रिसीव। तो जिस पार्टी को भैया कॉन्ट्रैक्ट के टूटने की वजह से जो डैमेजेस जो हुआ है उसको क्या मिलेगा, उसको मिलेंगे डैमेजेस जो कि नेचुरली अराइज हुए हैं इन द यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम सच ब्रीच। मतलब नेचुरल था कि मतलब अगर सामने वाला बंदा इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ेगा तो उसको इतना लॉस होगा, दिस इज नेचुरल, है ना, इसने कोई ज्यादा डिमांड नहीं कर रहा, ये कोई ज्यादा डिमांड नहीं कर रहा, कोर्ट समझती है इस बात को, भाई ये नेचुरल है, इतना तो लॉस हो ही जाएगा। ठीक है, सच डैमेजेस विच द पार्टीज नो when they made the contract to be likely to result from the breach। तो ए और बी जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तो ए ने पहले बी को बता दिया कि बी अगर तू ये काम नहीं करके देगा ना तो भाई देख मेरे को इतने का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो उसने पहले ही बता रखा था, तो वो अमाउंट मांग रहा है, कौन मांग रहा है भाई, ए मांग रहा है बी से। सच कंपनसेशन इज नॉट टू बी गिवन फॉर एनी रिमोट एंड इनडायरेक्ट लॉस। तो भैया अगर आपका इस कॉन्ट्रैक्ट के वजह से कोई इनडायरेक्ट लॉस हुआ है तो कंपनसेशन विल नॉट बी गिवन फॉर एनी रिमोट एंड इनडायरेक्ट लॉस। तो इनडायरेक्ट लॉस का हम आपको कंपनसेशन नहीं देंगे, कोई जो डायरेक्ट लॉस है हम उसका आपको कंपनसेशन देंगे। मतलब सीधा सीधा जिसने आपके बिजनेस को इंपैक्ट करा है सिर्फ उसी चीज का कंपनसेशन मिलेगा, इनडायरेक्ट लॉस का आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, आपने बोला कि भाई मैंने देख तेरे को जो है ना कपड़ा दिया था शर्ट बनाने के लिए, तूने शर्ट नहीं बनाई, अब कोई मेरे पास आया शर्ट खरीदने के लिए तो मेरी जीन्स भी नहीं बिकी क्योंकि मेरे पास शर्ट ही नहीं थी। जो बंदा शर्ट लेने के लिए आता तो उसकी मैचिंग की क्या भी परचेज करता है, जीन्स। अब वो बोल रहा है देख मैंने तेरे को 1000 शर्ट दी थी बनाने के लिए, 1000 शर्ट अगर तू मेरे को दे देता कम से कम मेरी 200-300 जीन्स भी बिक जाती। अब मेरी 200-300 जीन्स नहीं बिक पाई तो मेरे को सबसे पहले तो इस 1000 शर्ट का क्या दे, कंपनसेशन दे। दूसरा मेरी ये 200-300 जीन्स जो नहीं बिक पाई तो जिसके वजह से मेरे को प्रॉफिट का क्या हो गया, लॉस हो गया ना। अगर मैं 200 जीन्स बेचता तो हर जीन्स पे मेरे को 300 रुपए का क्या होने वाला था, प्रॉफिट। तो मेरे को कितने का लॉस और हो गया, 60,000 रुपए का। भाई ऐसा होता है ना, एक चीज है तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली बिक जाती है। जैसे मान ली एक बंदा है वो गोलगप्पे बेचता तो टिक्की ऑटोमेटिकली बिक जाती है सर उसके साथ। तो ऐसे यहाँ पर होता है सर, शर्ट बेच रहा हो तो जीन्स बिक जाती है। तो वो ये बोल रहा है मेरे को 60,000 रुपए और चाहिए, तो भैया ये डायरेक्ट लॉस है, इनडायरेक्ट लॉस है, ये इनडायरेक्ट लॉस है, ये नहीं मिलेगा आपको। जो शर्ट का जो लॉस है ना सिर्फ वो मिलेगा आपको। ठीक है, the amount of damages in contract for sale of good is equal to the difference between the amount of damages in contract for sale। सर किस चीज का डिफरेंस है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड द मार्केट प्राइस ऑन द डेट ऑफ ब्रीच। भैया जिस दिन इसने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा उस दिन उस सामान का क्या मार्केट प्राइस था माइनस कर देंगे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के साथ। सर जो अमाउंट जो निकल के आएगा उसको क्या बोलेंगे, सर दिस इज द अमाउंट जो उसको कंपनसेट करके देना पड़ेगा। इट इज ड्यूटी ऑफ द एग्रीव पार्टी टू टेक द नेसेसरी स्टेप्स टू मिनिमाइज द लॉस। सर एग्रीव पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सर ये की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कुछ ऐसे स्टेप्स लेना जिसकी वजह से लॉसेस ना हो।
ये नहीं सीधा सारा का सारा दूसरे वाले बंदे पे डाल दोगे, पहले यू हैव टू टेक सम कंट्रोल्स कि आपका लॉस ना हो। फिर भी अगर लॉस हो जाता है तो दूसरी वाली पार्टी आपको क्या देगी, कंपनसेशन देगी डैमेजेस का। ठीक है, 2 पॉइंट्स पढ़ाए सर, पढ़ के देखो फटाफट से। चलो देखो थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। सूट फॉर केस कर देना कुछ काम को करवाने के लिए। देखो इन सम केसेस वेयर डैमेजेस आर नॉट एन एडिक्वेट रेमेडी। भाई एक बात बताओ, मान लो कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट करा था, कंपनी ऐसा बोलती है आप मेरा फोन यूज करोगे तो इस फोन में कोई दिक्कत नहीं है। मान लो एक बंदा फोन यूज कर रहा था, कान पे लगा और कान पे फोन उसका क्या हो गया, ब्लास्ट हो गया, जिसकी वजह से ऑन द स्पॉट बंदे की क्या हो गई, डेथ हो गई। अब कंपनी बोलती है कि मैं आपको पैसे दे दूंगा, या किसी की जो डेथ है वो कंपनसेट कर सकती है क्या मनी को, नहीं कर सकती सर। तो इन सम केसेस वेयर डैमेजेस आर नॉट एन एडिक्वेट रेमेडी और एक्चुअल डैमेजेस कैन नॉट बी मेजर्ड। किसी किसी केस में आप डैमेज को मेजर नहीं कर सकते सर कितना डैमेज हुआ है। ऑन अ पिटिशन फाइल्ड बाय द एग्रीव पार्टी। तो पिटिशन मतलब केस फाइल करा है किसने, एग्रीव पार्टी, वो पार्टी जिसके साथ धोखा हुआ है सर। कोर्ट में डायरेक्ट द पार्टी हु हैज ब्रोकन द कॉन्ट्रैक्ट टू एक्चुअली परफॉर्म हिज प्रॉमिस। वो क्या बोल रहा है, भाई देख अगर तू कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देगा इस बंदे को क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, और लॉस हमें पता नहीं लग सकता कि कल को कितना लॉस हो जाए। तो भैया तू कॉन्ट्रैक्ट करके दे, बिकॉज लॉस को हम क्या नहीं कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते कुछ केसेस के अंदर। ठीक है, द कोर्ट में ग्रांट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन द फॉलोइंग केसेस। तो कोर्ट क्या करेगा, बोलेगा grant specific performance in following cases when the act agreed to be done is such that compensation in money for its non performance is not an adequate relief। मतलब इस केसेस के अंदर सामने वाले को अगर आप पैसे दे रहे हो तो वो एडिक्वेट रिलीफ नहीं है भैया, उस पैसे से हम क्या करेंगे, उससे कुछ नहीं हो पाएगा आपको। अब जैसे मान ले कोई एरिया है उसके अंदर फ्लड आ गया, फ्लड आ गया बहुत मतलब सारी रोड वोड सारी डूब गई, लोग बाग अपने छतों पे बैठे हुए। अब ऊपर से कोई पॉलिटिकल पार्टी लीडर आया, वो ऊपर से क्या बांट रहा है, पैसे बांट रहा है लोगों को जो छत पे जो खड़े हुए। अभी पैसे थोड़ी ना खाएंगे वो दुकान खरीदने के लिए कैसे जाएंगे। अगर आपको देना है तो ऊपर से क्या डालो, खाना डालो, ताकि उन लोगों को क्या हो जाए, पूरी चीज हो जाए। तो हर जगह मनी भी क्या नहीं है, कंपनसेशन नहीं है। तो वहां पर उन लोगों को जो फंसे हुए हैं, आपको क्या करना चाहिए, कुछ ऐसे मेजर्स लेने चाहिए कि आप उनको निकालो। दूसरा, अगर निकालने में कुछ डिले हो रहा है, बहुत दिन से वो लोग वहां पे खड़े हुए, तो आपको पहले उनको फूड दो। ठीक है, तो जो डैमेज जो हुआ है वहां पे उनका कंपनसेशन क्या होएगा, फूड, ना कि मनी। when it is probable that compensation in money cannot be got for non-performance of the act agreed to be done, when it is probable that compensation is money cannot be got for the non-performance of act, मतलब जहां पर पता चल रहा है कि अगर एक बंदा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो उसको मनी नहीं मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन। when there exist no standards for ascertaining the actual damage cost। भैया कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे मैं डैमेज को मेजर कर सकता। my non performance of act agreed to be done, तो there is no standard, मतलब कोई ऐसी कैलकुलेशन नहीं है, कोई ऐसा रूल नहीं है जिससे मैं पता लगा पाऊं कि मेरे को कितने डैमेजेस हुए। अगर मेरे को ये नहीं पता मुझे कितने का लॉस हुआ है तो मैं सामने वाले से क्या पैसे मांगूंगा। फोर्थ पॉइंट, suit upon quantum merit। The term quantum merit literally means as much as is earned or according to the quantity of work done। अब क्या हुआ, मान लो मान लो मैंने एक बंदे को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि भाई तू मेरे लिए जो है ना एक शर्ट बना दे, बढ़िया सी प्रिंटेड शर्ट बना एकदम ऐसी कि वर्ल्ड में किसी ने ऐसी शर्ट ना पहनी हो, बढ़िया सी, और उस पर मेरी फोटो वोटो लगा दे मेरे स्टूडेंट्स के साथ, और उस पर कॉमर्स सीरियस क्लासेस बड़ा बड़ा लिखवा दे तो मजा आ जाए। तो उसने बोला ठीक है सर शर्ट मैं बना दूंगा, लेकिन शर्ट बनाने में मेरे को कितने दिन लग जाएंगे, 10 डेज लग जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा पहले मैं शर्ट का डिजाइन देखूंगा भाई, उसके बाद मेरे को जब पसंद आ जाएगा तो 10 दिन के बाद मैं तू शर्ट बनाएगा मेरे को देगा, मैं तेरे को पैसे दे दूंगा। ठीक है सर। 5 दिन हो गए, 5 डेज के बाद मैंने उसको कॉल करा, मैंने कहा चल छोड़ यार मेरे को शर्ट नहीं बनवानी अब, छोड़। वो बोला सर मैं शर्ट का कपड़ा खरीद चुका हूँ, आधी शर्ट की डिजाइनिंग ऑलरेडी क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, आप कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कैंसिल कर दोगे। तो ना मैंने तो उसको पैसे नहीं दिए थे। अब उस बंदे ने 5 दिन तो लगा दिया उस शर्ट के ऊपर, तो उसको कितना बुरा लगेगा। मैंने बोला नहीं यार मैं नहीं ले रहा, फोन काट दिया मैंने। तो कहने लगे सर आपके लिए 5 दिन से लगा पड़ा हूँ, ये सब काम कर रहा हूँ, तो कम से कम मेरे को 5 दिन में जो खर्चा जो हुआ है उसके तो पैसे दोगे ना। उसको क्या बोलते हैं, क्वांटम मेरिट। तो व्हेन अ पर्सन हैज बिगन द वर्क, काम चालू कर दिया था उसने, 5 दिन हो गए थे, एंड बिफोर ही कुड कंप्लीट इट, इससे पहले कि वो कंप्लीट कर पाता, द अदर पार्टी टर्मिनेट्स द कॉन्ट्रैक्ट, मैंने कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया, खत्म कर दिया।
और डज समथिंग विच मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर अदर पार्टी टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट, या फिर कुछ ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट ना कर पाए, ही कैन क्लेम फॉर द वर्क ऑलरेडी डन। तो वो जो बंदा है जितना काम उसने कर दिया उसके तो पैसे वो मांगेगा अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। A claim on quantum merit shall arise only when the contract is divisible। ये कब कर सकते हो, जब आप डिवाइड कर सकते हो काम को, कि देखो सर 10 दिन में काम करना था, 5 दिन कर दिया था, तो आधे पैसे तो मिलने चाहिए ना सर। लास्ट है suit for injunction। suit for injunction, an injunction may be defined as an order of the court restraining a person from doing a particular act। तो भैया कोर्ट ने ऑर्डर करा है कि भाई तू ये काम मत कर। In case where the contract is about to be broken by a party, the aggrieved party may obtain from court an injunction order restraining him from doing something which he has promised not to do। जैसे मान लो मैंने किसी का घर खरीदा, प्रॉपर्टी परचेज करी, मैंने प्रॉपर्टी में 3rd फ्लोर खरीदा। क्या खरीदा? 3rd फ्लोर खरीदा। जो 1st फ्लोर पे बंदे जो रहते थे, 2nd फ्लोर पे बंदे जो रहते थे, उन्होंने बोला भैया आप 3rd फ्लोर तो खरीद रहे हो, इससे ऊपर आप कोई कमरे वमरे मत बनाना क्योंकि हमारी बिल्डिंग क्या हो जाएगी, कोलैप्स होने के चांसेस हैं। 3rd फ्लोर आपने खरीदा, 4था फ्लोर मत बनाना, कहीं पता चले ऊपर अपना 4था फ्लोर बनाने लगे। तो इस बंदे ने बोला ठीक है नहीं बनाऊंगा, लेकिन ये क्या करने लग गया, बनाने लग गया। तो अब बाकी के जो बंदे हैं वो कोर्ट से क्या लिया है, स्टे ऑर्डर लिया है। क्या लिया बेटा? स्टे ऑर्डर। स्टे ऑर्डर क्या होता है? कोर्ट ने ये बोल दिया 3rd फ्लोर वाले को कि भैया जहां पे तेरा काम है ना उसको वहीं पे क्या कर दे, रोक दे, तेरे को 4th फ्लोर नहीं बनाना है क्योंकि वो क्या काम है, इलीगल काम है। इसको बोलते हैं सूट फॉर इंजंक्शन। मतलब सामने वाले को हमने किसी चीज का मना करा था, वो काम कर रहा है, तो हम उसको काम को रुकवाने के लिए हम कोर्ट से क्या ले आए, ऑर्डर ले। तो इंजंक्शन में बी डिफाइंड एज एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट रिस्ट्रेनिंग अ पर्सन, जो कि रोक रहा है पर्सन को फ्रॉम डूइंग अ पर्टिकुलर एक्ट। इन केस वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज अबाउट टू बी ब्रोकन बाय अ पार्टी, तो कॉन्ट्रैक्ट पहले क्या हुआ था कि हाँ भी मैं 4th फ्लोर नहीं बनाऊंगा, टेंशन मत लो। एग्रीव पार्टी में ऑब्टेन फ्रॉम कोर्ट एंड इंजंक्शन ऑर्डर। अब पता वो बनाने लग गया, तो 1st और 2nd फ्लोर वाले कौन हो गए, एग्रीव पार्टी, जिनके साथ क्या हुआ, धोखा हुआ। तो वो कोर्ट से ऑर्डर लिया है सामने वाले को रोकने का। ठीक है सर, पढ़ लिया आपने इतना?